ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 41 लेके आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। अगर आपने 40 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका इसके झा रेलवे साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ ताकि आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गिन सकते हैं। आप सभी से मुझे एक बहुत शिकायत है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और कुछ सजेशन के लिए आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ कीजिए, मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आप लोग का भी दायित्व है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश डैश में कहा जाता है। देखिए क्या होता है, यदि कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये असमान गति कहेगा। क्या कहेगा? असमान दूरी तय करेगी तो असमान गति कहलाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, यदि कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में यानी कि समान अंतराल में अगर समान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से असमान दूरी तय करता है तो वो असमान गति में कहेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर गतिमान वस्तु का विस्थापन अगर देखा जाए तो शून्य हो सकता है, परंतु की गई दूरी विस्थापन मान लीजिए आप एक वस्तु यहाँ है, अगर आप इस पे कार्य कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये वस्तु टच से मस नहीं होता तो विस्थापन तो कह सकते हैं कि जीरो है, लेकिन दूरी कभी भी क्या होगा, दूरी कभी भी जीरो नहीं होगा, ये शून्य नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपका कार्य भले ही शून्य हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु इस प्रकार प्रक्षेपित की जाती है कि इसकी अधिकतम क्षैतिज परास आर होती है, यदि वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई h हो तब अनुपात r अनुपात h है। देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन का आप पढ़िएगा तो जब प्रक्षेपित किया जाता है तो आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाई जी। अब देखिए इस वस्तु की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि वस्तु 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित है, मान लेते हैं इस स्थिति में, मान लेते हैं कि वस्तु 45 डिग्री पे प्रक्षेपित हो गई। ठीक है, अब जब 45 डिग्री पे प्रक्षेपित हो गई तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे h बराबर क्या होता है यू स्क्वायर, ओके इसको चलिए अब क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ हमने आपको बता दिया कि आर मैक्स बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, अब देखिए अगर 45 डिग्री पे अगर इसे प्रक्षेपित किया जाए तो h बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 2g। ठीक है, अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो यू स्क्वायर बट्टा 1/√2 का होल स्क्वायर बट्टा 2g। अब देखिए 1/रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 1/√2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बट्टा 4g। क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बट्टा 4g। हमने आर मैक्स क्या देखा था यू स्क्वायर बाई जी, हमारा h क्या आ गया, अगर इसको समीकरण 2 मान लें तो यू स्क्वायर बाई 4g। अगर r बट्टा एच कर दें, अगर हम r बट्टा एच करें तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी बट्टा में यू स्क्वायर बाई 4g। यू से यू कट गया, जी से जी कट गया, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बलों में क्या होता है, सभी बलों में होता है, बल में क्या होता है, बल में परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों होता है। तो परिमाण और दिशा बल में क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। मुक्त रूप से गिरना
केवल कहाँ संभव है, वातावरण में, वायु में, समुद्र में या निर्वात में? तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात का तात्पर्य क्या हुआ? जहाँ कुछ भी ना हो, यही ना, जहाँ अवरोध ना हो, कोई वस्तु पे अवरोध ना हो, तो मुक्त रूप से वहीं गिर सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है, ये हमने कई बार देखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये आप लोग सभी जानते होंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो मान होता है घनत्व का अधिकतम होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। देखिए, अगर पानी का घनत्व अगर हमसे पूछता है, पानी का घनत्व भी यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और बर्फ़ का घनत्व होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघनन क्या है? संघनन क्या है? ऊर्जा उष्मा ऊर्जा को ठंडा ऊर्जा में परिवर्तित करना, वाष्प का द्रव में परिवर्तित करना, ठोस का द्रव में परिवर्तित करना, या गैस का द्रव में परिवर्तित करना। तो संघनन जो होता है वो वाष्प को द्रव में परिवर्तित करता है। किस में करता है? वाष्प को द्रव में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो गैस से द्रव बनने पर घटना होती है वो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा इस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, या अपेक्षाकृत कम ताप पर ही वस्तु में प्रवाहित होगी, या उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो देखिए, वस्तु का ताप सूचित करता है कि अपेक्षाकृत कम ताप पर ही वस्तु में प्रवाहित हो जाए, यानी कि कम ताप पे क्या हो जाए? वस्तु में प्रवाहित हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी भी वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, ताप कहलाता है। ताप यही ना है। अच्छा, मान लीजिए जैसे लोहा, कोई चीज़ बहुत गर्म है, तो जब आप वस्तु को टच कीजिएगा तो उसका ही बता देगा, वस्तु का जो गुण है वही बता देगा कि कितना गर्म या ठंडा है, वही ताप कहलाता है। ठीक है, और ताप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। ठीक है, क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को, प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड से ढका जाता है, ताकि प्रतिध्वनि क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, स्नेल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, या हिंगन प्रभाव। तो देखिए, प्रकाश की पुंज में की द्रव में तैरते कण से टकराव होने वाले प्रकीर्णन को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह कथन किस गैसीय नियम द्वारा व्यक्त किया गया है? तो ये जो है चार्ल्स के नियम के द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स के द्वारा का नियम यही कहता है कि आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही चार्ल्स लॉ कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, यानी कि अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH आयन को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में, या निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, या जलीय घुली हुई वस्तु में विद्युत का संचालन करता है। तो अम्ल के आधार पर क्या होता है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। क्या होता है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अम्ल क्या होता है, एक रासायनिक यौगिक होता है, और अम्ल जो है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, H आयन प्लस क्या यही बनाता है, ठीक है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है, यानी कि इन सभी में सबसे आकार में कौन छोटा है। ये सभी Na+Al3+ ये तो सबसे छोटा है, तो आपका Al3+ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। और एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो ये भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। क्या है, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों तत्व XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम 287, 282 और 288 है, तो तत्व Z1 क्या है। तो Z क्या हो जाएगा, जब ये Z1 282, 288, 287, तो Z क्या हो जाएगा, Z1 288, Z क्या हो जाएगा, एक निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। तो अजनबी गैस किसको कहते हैं, तो जेनॉन को हम लोग अजनबी गैस कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम रिबर जो है एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जब जलता है तो एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम है यहाँ, मैग्नीशिया ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। और मैग्नीशिया जो होता है वो प्रतिदीप्तित प्रकाश उत्पन्न करता है। और मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग दस्तावर के रूप में हम लोग ज़्यादा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो किस में दहन की, जब आदमी कोई चीज़ को जलाता है तो वो किस रूप में ये हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आप किसी भी वस्तु को जलाइएगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो वो किस में बदल जाएगा, वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल या मीथेन। कार्बन से मिश्रण का द्रव बनने का उबलने का तापमान क्या है, सबसे अधिक है। तो वो किसका है, एसिटिक एसिड का है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं, CH3COOH, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। मानव आहार नली का भाग नहीं है, मुखगुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत या वायु कोशिका। तो वायु कोशिका जो है ये मनुष्य का आहार का नली का भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। मुखागिका है, पित्ताशय है, बड़ी आंत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है की बात की गई है। अब देखिए, कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, आकृति वृत्तीय और उभयावतल, लंबाई 5.7 मीटर,
हीमोग्लोबिन मौजूद। अब देखिए लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है की बात करें। देखिए अगर हम आरबीसी का व्यास देखें तो वो क्या होता है 7.5 से 8.7 मीटर होता है। आरबीसी की अगर मोटाई की हम बात करें तो ये क्या होता है 1.7 से 2.22 ये होता है। तो कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब है कि लंबाई जो दिया गया है ये हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की संरचनात्मक इकाई जो होती है न्यूरॉन है, कीटोन है, साइटोन है या नेफ्रॉन है। तो किडनी की जो है वो आपका क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। किसके परिणाम स्वरूप, गर्भाशय, ग्रीवा, डिंबवाहिनी, योनि या गर्भाशय। तो बच्चा कहाँ से पैदा होता है, गर्भाशय के द्वारा परिणाम स्वरूप। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवक कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक कोशिका जो भित्ति बनी होती है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन या काइटिन। तो कवक कोशिका जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन, डैश हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ऑक्सिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण या जिबरेलिन के कारण या एब्सिस अम्ल के कारण। तो ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण, यानी ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण पौधे के जड़ जो होते हैं वो दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन जड़ तथा तना के वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन जड़ जो होता है, जड़ तथा तना के वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। यह जो होता है ये बीजहीन फल के उत्पादन में भी सहायक होता है। ठीक है, यह फल फूल पत्तियों को झड़ने से बचाने का कार्य भी करता है और ऑक्सिन खरपतवार को भी नष्ट करता है। यानी जो एक्स्ट्रा जो खरपतवार हो जाते हैं उसको भी ये ऑक्सिन जो है क्या करता है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये समझिए कि ये यूरिया की तरह काम करता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे है तो घास फूस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी ख़त्म कर देता है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आप सभी के सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।